ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया। और आज की क्लास में जो है वो हम लोग अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मेजरली तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया था, बट एंड की छोटी छोटी चीजें जो है वो रह गई थी। और आज जो है वो हम उन छोटी छोटी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, आई रिपीट, जब कभी कोई कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से उसकी एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। यानी व्हेन द कंपनी इंक्रीजेस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। और ये जो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्यों होता है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट कैसे गिरती है। जिसके अंदर हमने पहला रीजन ये देखा था कि जब कंपनी बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करती है तो वो बड़ी क्वांटिटीज में जो है वो रॉ मटेरियल खरीदती है। कंपनी जब बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदती है तो उसको डिस्काउंट मिलता है हर वक्त, और डिस्काउंट की वजह से उसकी जो है वो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। फिर हमने दूसरा रीजन देखा था कि जब कंपनी अपने पास कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में, तो कंपनी मशीनरी लगा देती है। मशीनरी लगाने की वजह से जो है वो कंपनी बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करती है। और जब कंपनी बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करती है तो कंपनी अपनी कॉस्ट को ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जितने ज्यादा यूनिट्स में कॉस्ट डिवाइड होती है पर हेड उतना कम आता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होगी कॉस्ट, उतना पर हेड कम आएगा। तो जब कंपनी अपने आप को लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट करती है, मशीनरी लगा देती है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है। जब ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है तो ऑटोमेटिकली एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इकोनॉमीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जब वो बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो उनकी एक रेप्यूटेशन बिल्डअप होती है मार्केट में, जिसकी वजह से बैंक जो है वो उनसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जब बैंक इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करता है तो इंटरेस्ट रेट तो बिजनेस की कॉस्ट है। एक तो बड़े बिजनेस से इंटरेस्ट रेट कम चार्ज होता है, और साथ ही साथ उस कम रेट इंटरेस्ट रेट को बड़ा बिजनेस बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड करता है। एक तो चार्ज भी कम हुआ है और बाद में डिवाइड भी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में हो रहा है, तो एवरेज कॉस्ट एक और गिर जाती है। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बड़े लेवल पे मार्केटिंग करती है, तो वो बहुत बड़े लेवल की मार्केटिंग करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोको कोला 50 करोड़ 1 अरब की एडवर्टाइजमेंट करती है। वो इतनी बड़ी लेवल की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जब उसको वो डिवाइड करते हैं इतने ज्यादा यूनिट्स में तो उसका पर हेड कम आता है। और फिर हमने पढ़ा था मैनेजरियल इकोनॉमीज, जहां पर कंपनी अपने पास महंगे महंगे स्पेशलिस्ट मैनेजर्स हायर करती है। ये जो महंगे महंगे स्पेशलिस्ट मैनेजर्स होते हैं इनके साथ होता है ये कि जब कंपनी इनको हायर करती है तो ये प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा देते हैं कंपनी की। जब प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो कंपनी को उनकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं तो कंपनी जब अपने कॉस्ट को जब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करती है तो पर हेड कम आता है। तो ये हम लोग, अब मैंने थोड़ा सा क्विक रिकैप दिया है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो है वो हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे। दिस ग्राफ दैट यू सी ओवर हियर, दिस यू शेप ग्राफ इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ ईओएस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आपको जो यहां पर ये यू शेप ग्राफ नजर आ रहा है, ये बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ग्राफ है। अच्छा, अगर आप नोटिस करो इस ग्राफ को, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, आपको नजर आएगा कि यहां से लेके यहां तक ईओएस है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी जब कंपनी जो है वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी तो कंपनी की एवरेज कॉस्ट क्या थी? 50। जब कंपनी 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई? 40। फिर कंपनी 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, एवरेज और कॉस्ट और गिर गई। और जब कंपनी 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, जब कंपनी 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी तो एवरेज कॉस्ट आ गई रफली अबाउट 20। यानी अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो मुझे इस ग्राफ में भी वही कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि जैसे 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 कंपनी ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट गिरती जा रही है। आई रिपीट, जैसे जैसे
कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, एवरेज कॉस्ट गिरती जा रही है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं आफ्टर यूनिट 20, सॉरी 400, जब कंपनी ने 500, 600, 700 यूनिट्स बनाए, अब यहां पर रिवर्स इफेक्ट हो गया। यहां क्या हो गया? रिवर्स इफेक्ट। रिवर्स इफेक्ट क्या हुआ है? रिवर्स इफेक्ट ये हुआ है कि एवरेज कॉस्ट गिरने के बजाय एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। एवरेज कॉस्ट गिरने के बजाय एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। आज जो हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, अभी वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग DOS, विच इज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो नया कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है DOS, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब सवाल ये है कि हम लोग ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टॉपिक में पढ़ते क्या है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑपोजिट टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने क्या पढ़ा था कि जब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, जब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी जब ज्यादा प्रोड्यूस करती है, एवरेज कॉस्ट गिरने के बजाय एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, एवरेज कॉस्ट अगर गिर रही होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है, एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करेगी, जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करेगी, तो ये जो एवरेज कॉस्ट है बढ़ने लग जाएगी। एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है DOS। ये कॉन्सेप्ट है DOS, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कॉन्सेप्ट है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करेगी, जब कंपनी प्रोड्यूस ज्यादा करेगी, एवरेज कॉस्ट गिरने के बजाय एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इट इज ऑब्वियस कि जब एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस क्या कहता है, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट गिर जाएगा। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट गिर जाएगा। सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, प्रॉफिट गिर जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि रीजंस क्या है। अब देखो, जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ रहे थे तो हमने रीजंस पढ़े कि अगर एवरेज कॉस्ट गिर रही है तो क्यों गिर रही है, क्या रीजंस है एवरेज कॉस्ट गिरने के। अब हम देखेंगे कि अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है। ऐसा क्या गलत हो गया है कंपनी से कि जब ज्यादा प्रोड्यूस किया है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। क्या गलत हो गया है? अब दो रीजन समझो। एक हो सकता है पुअर कम्युनिकेशन, और एक हो सकता है पुअर मैनेजमेंट। अब कंपनी इतने बड़े स्केल पर चली गई है, गलतियां हो रही हैं, कंपनी से मैनेज ही नहीं हो पा रहा, ओनर मैनेज ही नहीं कर पा रहा। ऑर्डर दिया था डिफेंस डिलीवर करने के लिए, वो डिलीवर करके आ गया जो है वो हैदराबाद पर। शिपिंग जानी थी दुबई, पहुंच गई चाइना। 10 दिन में रॉ मटेरियल मंगवाना था चाइना से, अभी तक ऑर्डर ही नहीं दिया। छोटी 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 गलतियां हो रही है। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव कॉम्पिटेंट पीपल टू मैनेज, और यू डोंट हैव टाइम टू मैनेज। देखो, सिर्फ बिजनेस बड़ा करना बड़ी बात नहीं है, बड़े बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना भी बड़ी बात है। सिर्फ बिजनेस बड़ा करना बड़ी बात नहीं है, बड़े बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना भी तो बड़ी बात है। तो जब गलतियां होंगी, गलत प्रोडक्ट बनेंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, डिफेक्टेड प्रोडक्ट बनेंगे, कस्टमर ऑर्डर रिजेक्ट करेगा, 100 मसले, हर मसला इज गोइंग टू इनकर अ कॉस्ट। हर मसला इज गोइंग टू इनकर अ कॉस्ट। आपको याद होगा हमने लीन प्रोडक्शन का जो चैप्टर पढ़ा, लीन प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा
कि कंपनी जब काम कर रही होती है तो वेस्टेजेस क्रिएट होती है, एक्सेस इन्वेंट्री है, ओवर प्रोसेसिंग है, डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स है, लेट डिलीवरी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर वेस्टेज की वजह से कंपनी को कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, हर वेस्टेज की वजह से कंपनी को कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल यही तो कह रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस किया, कॉस्ट बढ़ गई। क्यों भाई, ज्यादा प्रोड्यूस करने से कॉस्ट क्यों बढ़ गई? क्योंकि कंपनी इफेक्टिवली मैनेज ही नहीं कर पाई, कंपनी इफेक्टिवली मैनेज ही नहीं कर पाई, एक रीजन। दूसरा रीजन, कम्युनिकेशन इज पुअर। आप एम्प्लॉय को समझा नहीं पा रहे कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय आपको टाइमली फीडबैक नहीं दे पा रहा, एम्प्लॉय आपको प्रॉब्लम समझा नहीं पा रहा, एम्प्लॉयज आपको बता नहीं पा रहा कि सर कौन सी चीज कहां पे गलत हुई है। इतने ज्यादा एम्प्लॉयज है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ओनर के पास टाइम ही नहीं है अपनी बात समझाने का, एम्प्लॉय की बात समझने का। या फिर लोग इतने अच्छे नहीं रखे जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाए। तो जब कम्युनिकेशन सही नहीं होगी, आप ऑर्डर कुछ और दोगे, फॉलो कुछ और होगा। आपको एम्प्लॉय फीडबैक देना चाह रहा होगा कि सर कस्टमर की कंप्लेन है, एम्प्लॉय का फीडबैक आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगेन, गलतियां होंगी, नुकसान होगा, कॉस्ट पड़ेगी। ये है हम लोगों के पास डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। रीजन हमने पढ़े। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट गिरने के बजाय एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रीजन हमने पढ़े, पुअर कम्युनिकेशन एंड पुअर मैनेजमेंट। अच्छा, ये जितनी भी हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा, इसे कुछ लोग इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। यानी मैं ज्यादा परचेज कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ज्यादा करूं ना करूं, मैं मशीन लगा रहा हूं, मेरी मर्जी है मैं लगाऊं ना लगाऊं, मैं बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरी मर्जी में मार्केटिंग करूं ना करूं, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, मेरी मर्जी में सस्ते बैंक से लोन लूं या महंगा बैंक से लोन लूं, मैं स्पेशलिस्ट मैनेजर हायर कर रहा हूं, ये मेरी मर्जी में स्पेशलिस्ट मैनेजर हायर करूं ना करूं। सो ये जितनी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पढ़े, ये सारे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जिनके अंदर एवरेज कॉस्ट गिरती है, नंबर वन, ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से। नंबर टू, ये जितने भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ये मेरी अपनी मर्जी की वजह से। आई डिसाइड वेदर दे विल बी फॉलोड और नॉट फॉलोड, आई डिसाइड। बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और भी है आज, और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। वो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आप बोलेंगे यार ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या भाई, नया कॉन्सेप्ट है। इंटरनल में क्या था? एवरेज कॉस्ट गिर रही है मेरी अपनी वर्किंग की वजह से, बेटर मशीनरी, बेटर एम्प्लॉइज, बल्क बाइंग। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है कि मेरी कॉस्ट तो गिर रही है, बट ये मेरी अपनी वजह से नहीं। द कॉस्ट इज गोइंग डाउन मे बी बिकॉज समवन एल्स इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। अब इसकी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो आपके घर की गली में चोरी होती है। अब आप डर लगता है कि यार चोरी हो रही है, कोई मेरा मोबाइल छीन लेगा, कोई घर में आके गाड़ी छीन लेगा, कोई क्या, तो यू आर स्कैर्ड ऑफ दैट, यू आर स्कैर्ड ऑफ दैट। ठीक है। अब आपने बोला यार क्या करें क्या करें क्या करें, गार्ड रख लेते हैं। आपने अपनी गली में घर के बाहर गार्ड रख लिया। अब गार्ड की सैलरी है 20,000 रुपीज। थोड़े दिन बाद आपके घर के बराबर में एक पुलिस वाला आ गया, ही स्टार्ट्स लिविंग इन द हाउस। और वो पुलिस वाले के पास जो है, वो गवर्नमेंट के 3 पुलिस वाले जो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर बैठे होते हैं, राइट एट द गेट, वो दरवाजे पे बैठे। अब क्या हो रहा है? दरवाजे पे पुलिस वाले बैठे, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, हाँ, लेकिन आपने तो गार्ड भी रखा हुआ है, हाँ। अब इफ यू स्मार्ट, आप क्या करोगे? आप गार्ड हटा दोगे 20,000 का। आप बोलोगे जब उसने 3-3 पुलिस वाले रखे हुए जो उसका और मेरा घर का दरवाजा बिल्कुल बराबर में, साइड बाय साइड, फ्री की सिक्योरिटी मिल रही है, मैं क्यों दूं 20,000 रुपए? इफ यू स्मार्ट, आप ये काम करेंगे।
किसी और की वजह से आपकी कॉस्ट बच गई, किसी और की वजह से आपकी कॉस्ट बच गई। ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आपकी कॉस्ट गिर गई लेकिन इसमें आपका अपना कोई रोल नहीं है, जस्ट बिकॉज किसी और ने कंट्रीब्यूट किया आपकी कॉस्ट बच गई। आपकी फैक्ट्री के बाहर जो है वो लाइट नहीं थी, आपने बोला यार मैं लाइट लगवाऊंगा, पैसे लगेंगे, बराबर में दूसरा फैक्ट्री वाला था उसने लाइट लगवा दी, आपको फ्री की लाइट मिल गई, आपके पैसे बच गए, कॉस्ट गिर गई। ठीक है ना, किसी और की वजह से आपको फायदा हो गया। आपको अपने एम्प्लॉय को जो है, आपको एक नया एम्प्लॉय रखना था, आपने बोला यार मैं नया एम्प्लॉय रखूंगा, ट्रेन करूंगा, पैसे लगेंगे। अब आप सोच रहे थे, आपने क्या किया, बराबर वाली फैक्ट्री का बंदा जो था ऑलरेडी ट्रेन था, उसको अपने पास जॉब पे बुला लिया। ट्रेनिंग उसने दी हुई थी, पैसे उसके खर्च हुए, फायदा आपका हो गया क्योंकि अब उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग तो ऑलरेडी मिली हुई है, उसको काम तो आता है, आपको उसको ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी, फ्री में आपका काम हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। You get the benefit, your average cost goes down, but because someone else has contributed to it, किसी और की वजह से आपको फायदा मिला, किसी और की वजह से जो है वो आपकी एवरेज कॉस्ट गिर गई। सो हमने ये जो टॉपिक था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें हमने ये पढ़ा कि कंपनी जब ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से कंपनी की एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। रीजन हमने पढ़े, परचेजिंग इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, रिस्क और मैनेजरियल, टेक्निकल, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसमें एवरेज कॉस्ट गिरी है, कंपनी ने खुद अपना रोल प्ले किया है कॉस्ट गिराने में। फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एवरेज कॉस्ट गिरती जरूर है लेकिन इसमें कंपनी का खुद अपना रोल नहीं है, इसमें कंपनी का खुद अपना रोल नहीं है, किसी और की वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट गिर गई। लेकिन दोनों में, चाहे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, दोनों के अंदर कॉस्ट गिर रही है। अब इसका ऑपोजिट क्या था, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया ये सोचकर कि एवरेज कॉस्ट गिरेगी, बट एवरेज कॉस्ट गिरने के बजाय एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। व्हाई? बिकॉज योर एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्यों गिर रही है, बढ़ रही है एवरेज कॉस्ट? सॉरी, मे बी बिजनेस बड़े लेवल पे चला गया, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, या बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही।